नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पंकज। एक बेहद जरूरी मुद्दे पर आपसे बात करने आया हूं। आपने सुन तो लिया ही होगा कि एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा से जो मुगल दरबार चैप्टर है उसे हटा दिया है। इस पर आगे बात करूं इसके पहले एक किताब है मेरे पास, शिवाजी कौन थे, गोविंद पानसरे साहब की यह किताब है। गोविंद पानसरे महाराष्ट्र के एक बड़े नेता थे जिनके कुछ साल पहले हत्या कर दी गई थी। पेज नंबर 88 पर यह पत्र है और इसको आप सुन लीजिए। शिवाजी ने लिखा था यह पत्र सन 1657 में। किसको लिखा था? औरंगजेब को। और क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि अकबर ने इस बड़े राज्य को 52 बरस तक ऐसी सावधानी और उत्तमता से चलाया कि सब फिरकों के लोगों ने सुख और आनंद पाया। क्या ईसाई, क्या भूसाई, क्या दाऊदी, क्या फलकिये, क्या नसीरिये, क्या दहरिये, क्या ब्राह्मण और क्या सेवड़े, सब पर उनकी समान कृपा दृष्टि रहती थी। इसी सुलहकुल के बर्ताव के कारण सब लोगों ने उन्हें जगत गुरु की पदवी दी थी। इसी प्रभाव के कारण अकबर जिधर देखते थे फतेह उनके सामने आकर खड़ी हो जाती थी। कुरान ईश्वर वाणी है, उसमें अल्लाह को मुस्लिमों का नहीं विश्व का ईश्वर कहा गया है। हिंदू मुस्लिम एक है। यह शिवाजी का कहना था। औरंगजेब को पत्र लिखा था उनकी नीतियों का विरोध करते हुए, औरंगजेब की नीतियों का विरोध करते हुए, और याद दिलाया था अकबर की उनके सुलहकल की नीतियों की, और यह बताया था कि वो कैसे सबको साथ लेकर चलते थे। आज हमें यह बताया जा रहा है लगातार कि मुगल काल तो सिर्फ हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई का काल था। वहां सिर्फ मुसलमान और हिंदू लड़ते थे, मुस्लिम बादशाह थे और हिंदुओं पर अत्याचार करते थे। लेकिन गोविंद पानसरे साहब ऐसी किताबें लिखकर, ऐसे पत्र सामने लाकर इन चीजों का जो ये दुष्प्रचार है, जाहिर है आरएसएस और बीजेपी के लोग करते रहते हैं, इसके खिलाफ लगातार वो समाज को जागृत कर रहे थे और इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई। जो लोग ये कहते हैं कि मुगलों के समय हिंदुओं पर लगातार अत्याचार होते थे, आखिर वो मुगल दरबार से इतना घबराते क्यों हैं? वो हटा क्यों रहे हैं? शायद इसलिए कि मुगल दरबार की असलियत कुछ और थी। जब आप अकबर के दरबार की याद करते हैं तो 4 उनके जो नौरत्न थे, 4 उसमें हिंदू थे। राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, तानसेन और बीरबल। यह वो समय था कि अगर कोई प्रतिद्वंदी सामने नहीं था अकबर के, इसके बावजूद वो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करने वाले बादशाह थे। राजपूत उनके साथ थे। राणा प्रताप ने उनका विरोध किया। महान योद्धा राणा प्रताप, जिनकी कुर्बानी की जितनी भी याद की जाए, उनको सलाम किया जाए कम है। लेकिन सच्चाई यह है कि उनके बेटे भी बाद में शामिल हो गए थे मुगल दरबार में। और यह जो मुगल दरबार का चित्र उभरता है, यह उन कहानियों के खिलाफ है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपके कान में बार बार डाली जाती है। आप शुरुआत से देख लीजिए। जब बाबर आया तो उसने किसको खत्म किया? इब्राहिम लोदी को, दिल्ली का जो सुल्तान था। और बाबर को बुलाया किसने था? राणा सांगा ने अपना राजदूत भेजकर बुलाया था। और राणा सांगा के साथ जब खानवा की लड़ाई हुई तो राणा सांगा की ओर से कौन लड़ रहा था? उनके सेनापति का नाम था हसन खां मेवाती। और राणा प्रताप के साथ लड़ने वाले कौन थे? हकीम खां सूर। और इधर राजा मान सिंह हल्दी घाटी में अकबर की ओर से राणा प्रताप का मुकाबला कर रहे थे। अकबर हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ने नहीं गया था। बाद में भी ऐसी ही स्थिति थी। जहांगीर के समय आप जानते हैं ऐसे सिक्के ढलवाए गए जिसमें जो राशियां हैं, जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई राशियां हैं, उनको अंकित किया गया था। अकबर के समय भी ऐसा हुआ था। अकबर का शासन जब 50 साल पूरा हो गया तो सोने और चांदी के सिक्के जारी किए गए जिस पर राम और सीता के चित्र थे और नागरी में राम सिया लिखा हुआ था। ये सिक्के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भारत कला भवन में आज भी देखे जा सकते हैं। यानी पूरा जो दौर हम देख रहे हैं उसमें हिंदू और मुसलमान की जगह राजाओं की लड़ाई, बादशाहों की लड़ाई एक दूसरे के खिलाफ थी। और वो इस बात की परवाह नहीं करते थे कि सामने वाला उनके धर्म का है नहीं, अगर दुश्मन है तो उसके खिलाफ वो लड़ते थे। जिस औरंगजेब को हम बहुत ज्यादा कट्टर मानते हैं, जो कई मामलों में वो था भी,
उसके समय 182 जो मनसबदार थे, यानी कुल मनसबदारों का 31.6% वो हिंदू थे। और मिर्जा राजा जयसिंह और जसवंत सिंह वो दो बड़े राजपूत सेना नायक थे जिनके दम पर औरंगजेब ने दारा शिकोह को भी हराया और शिवाजी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोला रखा गया। आप सोचिए, एक तरफ मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब की ओर से और सामने शिवाजी की ओर से कौन, जानना चाहेंगे? शिवाजी के जो नौसेना प्रमुख थे उनका नाम था दौलत खां। दरिया सारंग की उपाधि दी थी शिवाजी ने उन्हें। दरिया सारंग यानी समंदर का सूर्य, शेर भी कुछ लोग कह सकते हैं। कई अर्थ हैं सारंग के, दरिया सारंग। और जो शिवाजी का तोपखाना था उसके प्रमुख का नाम था इब्राहिम खां। मदारी मेहतर शिवाजी के सबसे विश्वस्त अंगरक्षक थे, वो भी मुस्लिम थे। सिद्दी हिलाल एक ऐसा सेना नायक, मुसलमान सेना नायक जो लगातार शिवाजी की ओर से मुगलों के खिलाफ लड़ता रहा। और जब शिवाजी ने मुगल अधिकारियों के साथ उनकी जब बातचीत हुई तो अपनी ओर से जो वकील भेजा वो वकील थे काजी हैदर। शिवाजी की सेना में बीजापुरी मुसलमानों की बड़ी तादाद थी, सिपाहियों की। तो जाहिर है आज जिस तरह हमें बताया जा रहा है कि ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है, ये बिल्कुल गलत है। ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आज लोगों के बीच नफरत फैले। उस समय बादशाहत हमेशा अत्याचार करती थी और वो इस बात की परवाह नहीं करती थी कि वो किस पर अत्याचार कर रही है। हिंदुओं पर भी अत्याचार होता था अगर वो किसान हैं, गरीब हैं, और मुसलमानों पर भी। और जो शासक थे वो सभी धर्मों के लोग थे, शासन व्यवस्था के अंग थे। मुगलों ने बहुत कुछ इस देश को दिया, यहीं पैदा हुए, यहीं दफन हुए। लेकिन आज कहा जाता है कि साहब वो तो बाहरी, तरह तरह के चुटकुले चलते हैं। आज कार्टून हम देख रहे हैं कि तमाम जो मुगल बादशाह थे वो एक मोटरसाइकिल पे बैठकर वापस जा रहे हैं, क्योंकि मुगल दरबार इतिहास के पाठ्यक्रम से इंटरमीडिएट के हटा दिया गया है। जबकि ताजमहल आज मुगलों के लिए नहीं, भारत के प्रतीक के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। उनकी तमाम व्यवस्थाएं, राजस्व से लेकर तमाम दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं जो उन्होंने बनाई थी, आज भी जारी हैं। उस समय जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था थी उसका 30% हिंदुस्तान का हिस्सा था। और इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग इस बात को कहते थे खुलेआम कि जो मुगल काल है वो भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। आप जानना चाहेंगे, ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये किताब है नेताजी संपूर्ण वांग्मय, इसे भारत सरकार ने छापा है। ये 12वां खंड है और इसके पेज नंबर 274 में टोक्यो यूनिवर्सिटी में नवंबर 1944 में जो भाषण दिया था छात्रों के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, उसका एक अंश आपको पढ़कर मैं सुनाता हूं। नेताजी ने कहा, अशोक के करीब 1000 साल बाद भारत एक बार फिर गुप्त सम्राटों के राज्य में उत्कर्ष के चरम पर पहुंच गया। उसके 9 साल बाद एक बार फिर भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय मुगल काल में प्रारंभ हुआ। इसलिए यह याद रखना चाहिए कि अंग्रेजों की यह अवधारणा कि हम राजनीतिक रूप से एक केवल उनके शासनकाल में हुए, पूरी तरह गलत है। यानी अंग्रेज ये कहते थे कि हमने भारत को एक किया, तो नेताजी याद दिला रहे थे कि आपने नहीं जनाब, मुगलों ने आपसे बहुत पहले भारत को एक राजनीतिक इकाई के रूप में बदल दिया था। 26 सितंबर 1943 को जब रंगून पहुंचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के शीर्ष कमांडर के रूप में, तो उन्होंने बहादुर शाह जफर के मजार पर जाकर मत्था टेका और 50,000 रुपए बतौर नजराना पेश किया, क्योंकि वो जानते थे कि बहादुर शाह जफर ने 1857 की जो क्रांति थी उसका नेतृत्व स्वीकार किया था बहुत मुश्किलों के बावजूद। और उनके 3 बेटों और एक पोते का सिर काटकर अंग्रेजों ने थाल में रखकर जब बादशाह के सामने पेश किया तो बादशाह ने कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जफर का और मुगल वंश का महत्व समझते थे, जिन्होंने भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लेकिन हमें यह लगातार बताया जा रहा है कि मुगलों ने
अत्याचार किया, मुगलों ने हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किया, तो क्या शिवाजी झूठ बोल रहे हैं या नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोल रहे हैं झूठ? और आप कुछ अध्याय नहीं पढ़ाएंगे तो क्या इससे इतिहास मिट जाएगा? बल्कि आपके जो छात्र हैं वो अज्ञानी रह जाएंगे, उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। और शायद आज की सरकार ये जानकारी देना नहीं चाहती है कि दरअसल मुगल काल वास्तव में क्या था। जब लोग शासकों की गलतियों को धर्म से जोड़ते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। जैसे कहा जाएगा कि औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर लिया, सही बात है, लेकिन राणा कुंभा की हत्या किसने की थी? मेवाड़ के महाराणा कुंभा की हत्या उनके बेटे उदय सिंह ने की थी। और सुनना चाहेंगे, भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के समय जो मगध के सम्राट हुए अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। उन्हें पहले जेल में डाला था, फिर मरवा दिया था और अजात शत्रु की हत्या करके उसका बेटा उदयन मगध का सम्राट बना। तो दरअसल जो बादशाहों और राजाओं, नवाबों, सुल्तानों, ये जो पूरा राजत्व का सिद्धांत है, ये सिर्फ तलवार का जोर मानता है कि अगर आप उसकी गद्दी के रास्ते में हैं तो वह आपकी गर्दन उड़ा देगा। इसका मतलब यह नहीं कि मुगल बड़े सेकुलर थे, हो भी नहीं सकते थे, क्योंकि सेकुलरिज्म एक आधुनिक अवधारणा है। यह तब की अवधारणा है जब यह मान लिया गया कि अलग होना चाहिए राज्य और धर्म को। लोकतंत्र बहुत बाद में आया, यह मुगलों के समय की बात नहीं है। वो तो जो गांधी जी के नेतृत्व में लंबा संघर्ष चला, कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे देश में जन आंदोलन चला, उसका संकल्प था कि भारत को एक लोकतांत्रिक और सेकुलर देश बनाया जाएगा, क्योंकि धर्म अगर राज्य का आधार बनेगा तो वो टूट जाएगा। जैसे पाकिस्तान टूटा, 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया। लेकिन आज क्यों ये सब बातें की जा रही हैं? आपको हमें दूसरों के साथ लड़ाने की कोशिश क्यों की जा रही है? जब शासक असफल होते हैं तो यही करते हैं। आज हम भारत जो हंगर इंडेक्स है, जिसे भुखमरी का सूचकांक कहते हैं, उसमें 121 देशों में हम 107वें नंबर पे हैं। और जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है जो 2023 में सामने आई है, यानी लोकतांत्रिक सूचकांक, उसमें हम 108वें नंबर पर हैं। यानी जो देश खुद को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, वहां लोकतंत्र का यह हाल हो चुका है। इसी वजह से आज की जो सरकार है वो चाहती है कि इन मुद्दों पर बात ना हो, गरीबी पर बात ना हो, बेरोजगारी पर बात ना हो, बात हो हिंदू मुसलमान की। और इसीलिए मुगल दरबार को एक मुद्दा बनाया गया, सुर्खी बनाई गई अखबारों में, मीडिया में, ताकि असली मुद्दे पीछे रह जाएं। और मुगल दरबार से ये सरकार वाकई घबराती है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि ऐसा क्यों है, असलियत सामने ना आए। आपको आखिर में अदम गोंडवी के कुछ शेर सुनाता हूं। अदम साहब अब इस दुनिया में नहीं है। वो लिख गए हैं, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हैं कहां हिटलर, हलाकू, जार या चंगेज खां, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। मजहबी नगमात छेड़ने वालों का असली इरादा आपको समझ में आए, इसलिए हमने यह वीडियो बनाया। और अगर आप फेसबुक पर इसे देख रहे हैं तो लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर तो डॉक्टर पंकज स्पीक्स जो इस चैनल का नाम है उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।